चलिए पॉलिटी में स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास न्यू लूसेंट है, 2023 का एडिशन, 442 पेज वाला, ठीक ना। इससे स्टार्ट करते हैं शुरू से एकदम। चलिए पहला चैप्टर है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। आप लोग इसको अंडरलाइन करते रहिएगा जहाँ जहाँ। ये तो क्वेश्चन जानते ही होंगे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। हाँ 1757। अच्छा डेट भी बता दीजिए तो कोई बता। 23 जून को। अब बक्सर का युद्ध 1764। कोई डेट जानते हैं? आप लोग कमेंट में बताइएगा बक्सर के युद्ध किस तारीख को हुआ था। और ठीक ना, अभी जो माह है इसी के आसपास माह है, मतलब 2-3 महीना प्लस माइनस में, ठीक ना। ज़्यादा हिंट्स नहीं देंगे, ठीक ना। अब आप लोग बताइएगा कमेंट में। तो पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहला कौन है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो है ना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या क्या है, नाम क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग मतलब क्या होता है? नियंत्रण करना। किसको नियंत्रित करने के लिए लाया गया ये अधिनियम? ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण में लाने के लिए ये अधिनियम लाया गया। बात समझे? ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण में लाने के लिए ये अधिनियम लाया गया। बात समझे कि ना? बात समझे? तो यहाँ पहला ए नंबर पॉइंट है, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। अंडरलाइन कीजिए, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया, ठीक ना। और इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिला किस अधिनियम के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिला किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक ना। और पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई, यानी एक जगह से सबको कंट्रोल करेगा। बोलेगा किस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। पहले क्या था? बंगाल का अलग गवर्नर है, बम्बई का अलग गवर्नर है, मद्रास का अलग है, सब जगह का अलग अलग गवर्नर जो है ना अपना काम कर रहा है। अब क्या किया? सबको एक छत्र के नीचे ला दिया गया, ठीक ना। इसीलिए कहा गया केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली। अब इसी विशेषताएं में देख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है विशेषताएं, ठीक ना। कोशिश करेंगे ख़त्म कर देने का। तो पहला काम क्या क्या है? बंगाल के गवर्नर को, ध्यान सुनिएगा, बंगाल अंडरलाइन कीजिएगा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। बंगाल के गवर्नर को क्या बोला गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। उस समय उस पद पर कौन व्यक्ति था? रॉबर्ट क्लाइव नहीं था। हम क्या बोले? इस समय जिस अधिनियम बन रहा था इस समय कौन था पद पे? वारेन हेस्टिंग। इसीलिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन होता है? वारेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन होता है? और मुंबई और मद्रास का जो गवर्नर है, मुंबई और मद्रास का जो गवर्नर है उसको अधीन ला दिया किसका? बंगाल के अधीन। यानी कि जो मुंबई और मद्रास का गवर्नर है वो किसके अधीन काम करेगा? बंगाल के गवर्नर के अधीन काम करेगा। बात समझे? वो दोनों इसके नीचे हो गया, ये हो गया सीनियर हो गया। बात समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, इस कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई, ठीक ना, जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में 4 सदस्य थे। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में कितने सदस्य? चलिए आइए। हाँ ठीक ना। तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार बनाया गया जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में कितने सदस्य? कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कितने सदस्य है? 4 सदस्य। कितने सदस्य है? 4 सदस्य। कितने सदस्य है? 4 सदस्य। चलिए आगे बढ़िए। तीसरा नंबर पॉइंट, कलकत्ता में 1774 में एक उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। तो कलकत्ता में उच्च न्यायालय का स्थापना क्या हो गया? ध्यान से सुनिएगा, उच्चतम न्यायालय, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय।
कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बोलेगा तो 1774 में। और किस अधिनियम के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। ऐसे बोलेगा उच्चतम न्यायालय का स्थापना कब? 1862 वो तो हो गया 3 गो मुंबई, लेकिन हम बोले उच्चतम न्यायालय का स्थापना कब हुआ? किस अधिनियम के तहत? नहीं, 1935 सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना, उसी को कहते हैं उच्चतम न्यायालय, उसी को तो कहते हैं उच्चतम न्यायालय। सुनिए ध्यान से सुनिए, बोलेगा कलकत्ता, जल्दी बाइक का चाबी दो। कलकत्ता, अगर कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बोलेगा, चालू करो ना रे, चालू, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बोलेगा तो 1774, और सिर्फ बोलेगा उच्चतम न्यायालय तो 1935। बात समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा एम्पे। दोनों रे ब्रेक लगता है, चलो ठीक ना। चलिए, एलिजा इम्पे कौन था? एलिजा इम्पे। और ये 3 न्यायाधीश था, इसका नाम याद नहीं रखना, सुन लीजिए, चेम्बर्स, लिविंगस्टन और हाइड। हाइड नाम है ना? हाँ, हाइड। अच्छा एक बात बताइए, हाइड एगो हड्डी है, हाँ, है ना? चैम्बर भी है, हाँ? चैम्बर भी है, ठीक है ना? हाँ चैम्बर चलिए, भी है, इसको याद नहीं रखना है, ठीक ना। चलिए आगे, चौथा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट, निजी व्यापार, उपहार और रिश्वत लेना बंद कर दिया। निजी व्यापार पे बंद, निजी व्यापार प्रतिबंध होगा, निजी व्यापार प्रतिबंध होगा, उपहार प्रतिबंध होगा, रिश्वत प्रतिबंध होगा। कौन हुआ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक ना। और उसके बाद 5वां पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया, ठीक ना। ध्यान से सुनिएगा, ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से, किसके माध्यम से? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पे नियंत्रण स्थापित हो गया, नियंत्रण सशक्त हो गया, ठीक ना। तो वो एक आगे पढ़िएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो किसके माध्यम से किया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से, ठीक ना। अगला ध्यान सुनिएगा, राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया। क्या क्या? राजस्व हो गया, नागरिक हो गया, और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना क्या हो गया? आवश्यक हो गया। अब आइए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पहला क्वेश्चन हेडिंग से पूछेगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था? 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था? 1781। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये जो है ना, ऐसे 20 साल में अधिनियम आता है, ठीक ना। ये मतलब नहीं होता है, बीच में जरूरत पड़ गया तो लाया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में लाया गया। अब क्या किया गया? कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया, ठीक ना। कलकत्ता की सरकार को बंगाल में भी, बिहार में भी और उड़ीसा में, ठीक ना, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया, ठीक ना। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में विधि बनाने के लिए अधिकार दिया गया। अब आइए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पहला क्वेश्चन पूछेगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? अब देखिए, अब क्या था? एक ही नाम था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी पर जो नियंत्रण स्थापित हुआ किसके माध्यम से? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब यहाँ पे पहली बार हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट का एक ही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, दोहरी शासन व्यवस्था स्थापित हुआ। दोहरी शासन व्यवस्था के लिए जाना जाता है कौन? पिट्स इंडिया एक्ट। दोहरी शासन व्यवस्था, ध्यान से सुनिएगा, 4 क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है, चारों क्वेश्चन को हम निपटा देते हैं। दोहरी शासन व्यवस्था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के, लेकिन इस 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट को समाप्त कब किया गया? 1858 के अधिनियम के तहत। 1858 के अधिनियम का बात समझेंगे नहीं? लागू हुआ दोहरी शासन व्यवस्था कब? 1784। समाप्त कब हुआ? 1858, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामले। तो चलिए आप लोग एक बात बता दीजिए, दो गो बोर्ड है, एगो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, एगो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, दोनों में अधिक शक्तिशाली कौन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ कंट्रोल? नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सबको कंट्रोल कौन करता है, राजनेता। सबको कंट्रोल कौन करता है, एसपी हो, डीएम हो, सबको कंट्रोल कौन करता है, राजनेता। तो राजनीतिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, ठीक ना। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है ना, पर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करेगा, ठीक ना। तो दोनों में जो प्रमुख है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है राजनीतिक मामले के लिए। चलिए अब आइए 1793 का चार्टर अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम। तो देखिए 1773 था, तो 1773 में 20 साल जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 1793। तो एक अधिनियम जो 20 साल में आता था, कितना साल में, 20 साल। लेकिन ये दोनों अधिनियम नहीं है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट पीस एंड एक्ट अधिनियम नहीं है, जरूरत था ला दिया, बात समझे ना। चलिए तो 1793 का चार्टर अधिनियम में कुछ भी किया गया, बस एक ही क्वेश्चन यहाँ से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कंपनी के कर्मचारियों का वेतन भारतीय कोष से, कंपनी के कर्मचारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया गया। अब आइए 1813 का चार्टर अधिनियम, यहाँ से अब खेल स्टार्ट होता है, कंपनी का काउंटडाउन खत्म, अब कंपनी का शासन यहाँ से क्या होने लगता है, समाप्त, ठीक ना। अब देखिए पहली बार कंपनी पे नामे है रेगुलेटिंग एक्ट, ये जो अधिनियम आया, समझिए पहले ये जो अधिनियम लाया गया है कंपनी पर शिकंजा कसने के लिए, क्योंकि बक्सर और प्लासी के युद्ध के बाद भारत पे शासन स्थापित हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, अब वो आया था व्यापार के लिए। अब व्यापार अब यहाँ शासन करने लगा, जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट उस पर शिकंजा नहीं कसेगा तो कैसे होगा, तो कंपनी वाला लूटेगा, इसलिए ये अधिनियम लाया गया, ठीक ना, कंपनी को कंट्रोल किया। अब यहाँ से कंपनी पूरी तरह समाप्त होने लगेगा, कब से, 1813 से। तो देखिए पढ़िए, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के अधिकार पत्र कितने, हम बोले अधिनियम कितने साल के लिए आ रहा है, हर अधिनियम कितने साल के लिए, 20 साल के लिए। लेकिन आगे पढ़िएगा तो बोलेगा चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ ही व्यापार करेगा, लेकिन कौन सी के साथ, चाय का। हम पढ़ के सुना देते हैं, कंपनी के भारत के व्यापार करने का एकाधिकार छीन लिया गया। एकाधिकार मतलब एक छत्रराज, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया, किंतु चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ, चीन और पूर्वी देश, पूर्वी देशों में हो गया जैसे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, क्या सिंगापुर हो गया, इस सब के साथ व्यापार कर सकते हैं, बात समझिए, पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं, ठीक ना। चीन और पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकता है, लेकिन कौन सी का व्यापार, चाय का, कौन सी का, चाय का। तो कंपनी को भारत पे जो एकाधिकार था, अब जैसे मन वैसे व्यापार, एकाधिकार कम किया गया, छीन, पूरी तरह व्यापार को समाप्त नहीं किया, उसका जो एक छत्र राज था वो क्या हो गया, छीन लिया। जैसे मान लीजिए घर में जो है ना इकल्ले है, कोई इकल्ले कन्यन है, ठीक ना, तो पूरा राज कर रहा है, एक देवरानी आ गया तो उसका एक छत्र अधिकार क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक ना, समझे। चलिए अब देखिए अगला 3 नंबर पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। अब पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर रहा था, अब ब्रिटिश नागरिक भी व्यापार कर सकता था। इस लाइन को थोड़ा सा हाईलाइटेड कीजिए, ये अच्छा लाइन है। कुछ सीमाओं के अधीन ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया, बात समझे। अब ब्रिटिश नागरिक भी भारत में व्यापार कर सकता था, पहले कंपनी के माध्यम से व्यापार होता था, अब पर्सनल आदमी भी व्यापार कर सकता था, ठीक ना। जैसे हम ब्रिटेन के नागरिक हैं, हाँ, सपना कहाँ दे सकते हैं, ठीक ना, लेकिन हमको भारत में पैदा लेने का गर्व है, ठीक ना। मान लीजिए हम ब्रिटेन का नागरिक हैं, बहुत पैसा वाला है, ठीक ना, सोचते हैं हम और पैसा वाला है, व्यापार करें, तो हम कर सकते थे व्यापार, ठीक ना, कुछ कागज पत्तर जमा करना होता है करके, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो चौथा पॉइंट है वो लाजवाब है, लल्लन टॉप है, ठीक ना। 1813 में ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 के अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों भारत में आने की मिल गया। तो ये पूरा रामायण को एक लाइन में जान लीजिए भाइयों, 1813 के अधिनियम के तो ईसाई पादरी भारत में आ सकता है। ईसाई पादरी मतलब जैसे भारत में हिंदू है तो मंदिर है, मंदिर का पुजारी, तो उसी तरह जो चर्च है, चर्च जो पूजा करना है उसको पादरी कहेंगे। अब आएगा फादर आएगा तो मदर्स नहीं आएगा, हाँ, आएगा फादर आएगा
तो उसका बाल बच्चा कहाँ जाएगा, वो भी आएगा। यानी कि अब जो क्या हो गया, ब्रिटिश वासी भारत में रहने लगा, बात समझे। अब यहाँ रहने लगा तो ब्याह शादी भी करने लगा। तो गोरा गोरा से करिया 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 को प्यार हो ही नहीं जाएगा। हाँ, तो देखेगा यार भारत में तो सब करिए करिए था, गोर गोर, तो प्यार होने लगा। तो यहाँ ईसाई धर्म का जनसंख्या बढ़ने लगा। तो एक गोवा राज है आपका, जो कि ज़्यादा ईसाई है, बात समझे। तो यहाँ एक गोवा हो गया, फिर पुर्तगाली आया, डच आया, सब मिला के ईसाई बढ़ा गया। यहाँ के रह के यहाँ से शादी करने लगा। तो यहाँ जनसंख्या क्या हो गया, बढ़ गया। किस अधिनियम के तहत, 1813 के अधिनियम के तहत, बात समझे, चार्टर अधिनियम। तो ईसाई पादरी बसने लगा कब से, तो अब यहाँ देखिए ईसाई पादरी यहाँ रहने लगा, इसलिए तो यहाँ ईसाई पादरी को व्यापार करने का अधिकार मिला। हाँ, बात समझे। यहाँ रहिएगा तो खाइएगा कच्चू, जमीन है, इसलिए व्यापार कीजिए, बात समझे। एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ नहीं दिया हुआ है, अगले बार शायद लिखाए होंगे। शिक्षा पे 1 लाख रुपया खर्च किया गया था इसी अधिनियम के तहत। अगले बार जहाँ तक हमको लग रहा है यार लिखाए हैं, अगर किसी को लिखाए हैं तो ठीक है, नहीं लिखाए तो लिख लीजिए, शायद देख लीजिए किसी को नहीं लिखाए हैं इसी अधिनियम के तहत ना। चलिए चलिए अब आइए, 1813 का हो गया चार्टर अधिनियम, समझ में आ गया ना। चलिए, हाँ, शिक्षा पे 1 लाख रुपया खर्च, ये तो तुरंते प्यार करवाया, बच्चों पैदा करवा दे रहा है, ठीक ना। चलिए 1833 का चार्टर अधिनियम। अब देखिए चीन और पूर्वी एशिया के साथ व्यापार हो रहा है, भारत के साथ व्यापार कम हो गया। अब क्या कर रहा है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः, अब कंपनी के कार ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र शासन करना। तो 1833 के अधिनियम में क्या रह गया, अब केवल क्या करेगा, शासन करेगा। अब क्या करेगा, व्यापार करना क्या हो गया, बंद हो गया। अब देखिए इसके पहले था बंगाल का गवर्नर जनरल। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है 1833 के अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया, बात समझे। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। किस अधिनियम के तहत, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत, ठीक ना। अब वो पहला व्यक्ति कौन बना, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। हाय रे पुजवा, तो देखे हो कैसे ठीक, बात समझे। कौन हो गया, मेन बात है छठ पर्व हुआ, दीपावली हुआ, पूरा खाया पिया एकदम दबा के। चलो हाँ वही ना, हाँ चलो ठीक ना। वो प्रथम व्यक्ति कौन हो गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब पहले बंगाल का गवर्नर था, समझिए, पहले बंगाल का गवर्नर होता था, वो नाम बदल के हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। और प्रथम व्यक्ति कौन था, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक ना। अब भारत का पहला गवर्नर जनरल हो गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहला 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हो गया, मुंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गया था। यहाँ था बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके नीचे छत के नीचे था मद्रास और बम्बई, बात समझे कि नहीं। अब क्या किया गया 1833, बोला जा तू आज़ाद है, जा अपनी जिंदगी जी ले, जा धन्नू तू अपनी जिंदगी जी ले। बम्बई को अलग कर दिया और मद्रास को अलग कर दिया, जाओ फ्रीडम है, जाओ तुम जो करना है करो, ठीक ना। तो पहले हुआ केंद्रीयकरण, अब वो दोनों को आज़ाद कर दिया तो विकेंद्रीयकरण। कहता है प्रो माइंडेड हैं, खुले दिमाग वाले हैं, ठीक ना। जा अपनी वाइफ को, जा तुम लोग जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, ठीक ना। तो बन जाएगा ज्योति मौर्य, ठीक ना। बात समझे कि नहीं। तो विकेंद्रीयकरण कब आया, 1833। विकेंद्रीयकरण कब आया, केंद्रीयकरण क्यों बोला, क्योंकि मुंबई और मद्रास को कलकत्ता के अधीन ला दिया तो केंद्रीयकरण, और उसको हटा दिया, फ्री कर दिया तो विकेंद्रीयकरण, ठीक ना। अगला है विविध परामर्श हेतु गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य के लिए चौथे सदस्य शामिल हुए। एगो भारत के लिए चौथा सदस्य बनाएगा विधि सदस्य। विधि सदस्य मतलब जो कानून उन पर
नियंत्रण स्थापित किए। एक तो ये ऐसे मतलब जनरल क्वेश्चन है, दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? 1843। याद रखिएगा, दास प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था 1843, किस अधिनियम के तहत? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत, ठीक ना। इसमें एक लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर 7, ठीक ना। अधिनियम की धारा 87 के तहत, अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर आयोग नहीं था। यानी कि पहले होता था रंग रूप, स्त्री पुरुष देख के बहाल होता था, ठीक ना। 1833 के चार्टर में कैसनो हो, गोरा हो, कांवड़ा हो, ठीक ना, ठीक ना, मोटी हो, पतली हो, अंग्रेज हो, भारतीय हो, ठीक ना, लेकिन पढ़ल लिखल होना चाहिए। जो योग्यता है, योग्यता के आधार पे कंपनी में नियुक्ति होने लगा। किस अधिनियम के तहत? 1833 के अधिनियम में। बात समझेंगे, योग्यता के आधार पर रंग रूप से भेदभाव समाप्त कर दिया गया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये तो ऐसे पढ़ लीजिए, गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का, अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया तो भारत के लिए बजट भी तैयार करेगा। तो पूरे भारत में बजट बनाना स्टार्ट हो गया कब से? 1833 के चार्टर के। किससे? 1833 के चार्टर के। और एक लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 1834 में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ। 1834 में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में? मेकाले के। चलिए अब आइए 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम, तो इसमें 2 पॉइंट याद रखना है। इसमें प्रतियोगी परीक्षा स्टार्ट हुआ। 1853 में क्या हुआ? प्रतियोगी परीक्षा। 1853 में क्या हो गया? ठीक ना। और एक दूसरा वो पॉइंट पढ़िए, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को क्या कर दिया गया? और इसके तहत 6 नए पार्षद नियुक्त हुए हैं, जिसे कहा गया विधान पार्षद। तो यहाँ से पूरा रामायण का ये हम पढ़ के सुना, भैया लूसेंट में लिखल था तो पढ़ के सुना दिए। अब इसका सारांश हम पढ़ के बता देते हैं। बोलेगा विधान परिषद का जो गठन हुआ, विधान परिषद का गठन हुआ किस अधिनियम के तहत? तो 1853 के चार्टर अधिनियम में 2 पॉइंटवा याद रखना है। कितने पॉइंट? पहला पॉइंट हो गया प्रतियोगी परीक्षा, सिविल सेवा स्टार्ट हुआ। प्रतियोगी परीक्षा सिविल सेवा, ठीक ना। अब दूसरा पॉइंट हो गया का 6 नए सदस्य विधान परिषद का गठन हुआ। विधान परिषद, बात समझे? तो विधान परिषद का गठन हुआ किसके तहत? 1853। विधान परिषद का गठन हुआ 1853। बात समझे कि नहीं? विधान परिषद का गठन हुआ। ओके, बात समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। यही 2 पॉइंट याद रखेगा। हाँ, वही तो बोले प्रतियोगी परीक्षा स्टार्ट हुआ, ठीक ना। चलिए आगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम हम पहले ही बता दिए थे। दोहरी शासन, हाँ चलिए, हाँ हम पहले ही बता दिए थे। गजब, हम पहले ही बता दिए थे 1858 पीस इंडिया एक्ट 1784 में दोहरी शासन व्यवस्था लागू हुआ, उसको समाप्त किया गया 1858 के तहत, ठीक ना। चलिए इसमें क्या किया गया? भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। अभी तक क्या था? 1800, ध्यान से सुनिए मेरी भाई, अंडरलाइन ध्यान से सुनिए। 1833 में बोला रोशनी जी इधर फैलाइए रोशनी तनिका। देखिए हम काला हो गए हैं, ठीक ना। 2 गो यहाँ, एक रोशनी एक किया ना, फिर भी हम काला है। दोनों फोकस मारिए एकदम, कैमरा में लगातार फोकस मारिए, ठीक ना। हाँ चलिए, तो 1813 में क्या हुआ? 1813 में क्या हुआ? कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। बोला आप सिर्फ चाय का व्यापार कीजिए। किधर? चीन में जाइए और पूर्व एशिया में आप व्यापार कर सकते हैं।
काट दीजिए, काट दीजिए। सर कुर्सी नहीं सर। लीजिए बाद में, ठीक ना। चलिए बात समझे कि नहीं, चालू है। चलिए हाँ, क्या हम बता रहे थे। अब उसके बाद कि 1833 में क्या किया, बोला कि आप व्यापार छोड़ दीजिए, आप व्यापार छोड़ दी। अब केवल शासन स्थापित कीजिए। बात समझे, क्या करना है, शासन। अब 1858 में बोला क्या है, क्या कहता है 1858 में, भारत का शासन कंपनी से लेके 1833 में बोला क्या, आप केवल क्या कीजिए, शासन कीजिए। 1833 में क्या हुआ था, आप केवल क्या कीजिए, शासन कीजिए। लेकिन 1858 आते आते बोला कि आप शासनों आप छोड़ दीजिए, अब शासन भी अपना क्या कीजिए, पहले व्यापार छोड़ाया, अब फिर क्या किया, शासन हटा दिया। बस समझे, एक कहाँ है कि 1 by 1, बस समझे, एक बैग झटका नहीं देना चाहिए, ठीक ना। अब क्या किया, अब किसको दे दिया, कंपनी, क्राउन के हाथों, क्राउन के हाथों मतलब वहाँ का जो राजा है या रानी है वो चलाएगा। बात समझेंगे ना, यानी कि भारत पे जो शासन स्थापित करेगा वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, क्राउन, वहाँ का राजा या रानी। बात समझे, जो भी है, बात समझे कि नहीं। यानी 1858, अब ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि 1857 में युद्ध हो गया था, सिपाही विद्रोह हुआ था। 1857 में क्या हुआ था, बोलेगा अब आप कंपनी वाले से भारत नहीं संभलेगा, अब ब्रिटिश सरकार को यहाँ कूदना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए अब एक नया पद बनाया गया, समझिए ध्यान से सुनिए। एक नया, इतना पढ़िएगा ना तो लगेगा क्या क्या पढ़ें, इसमें नहीं पढ़ें पूरा लगेगा भारत गोल है, भारत नहीं पृथ्वी गोल है। तो एक नया पद बनाया गया, मंत्री परिषद, ठीक ना। बोलेगा मंत्री परिषद का पद जो बनाया गया किस अधिनियम के तहत, 1858। मंत्री परिषद का गठन, मंत्री परिषद का गठन 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1833 तक चला चार्टर अधिनियम, ध्यान सुनिएगा, 1833 तक, सॉरी 1853 तक चला चार्टर अधिनियम, 1858 से हो गया भारत शासन अधिनियम। इसके पहले चला चार्टर और अब चला अधिनियम, 1858 से होने लगा भारत शासन अधिनियम। तो मंत्री परिषद का गठन कब हुआ, 1858। अब कितने सदस्य है, 15 सदस्य है, कितने सदस्य है, 15 सदस्य है, ठीक ना। जिसमें 8 ब्रिटिश सरकार से और 7 कंपनी से, ठीक ना। चलिए अब मुगल सम्राट का जो पद है उसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, कि 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर था ही ना द्वितीय। अब देखिए इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त, हम पहले बता दिए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त, यानी दोहरी व्यवस्था समाप्त, दोहरी व्यवस्था समाप्त। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंडल एक नए सदस्य के रूप में भारत सचिव का नियुक्त किया गया। तो 1858 में सबसे इंपॉर्टेंट हम बता दिए थे, ईस्ट इंडिया एक्ट को समाप्त कर दिया गया, दो ही शासन व्यवस्था समाप्त हुआ। पहला मंत्री परिषद का गठन हुआ, मंत्री और भारत सचिव, दो नया पद आया, मंत्री परिषद और भारत सचिव। मंत्री परिषद और जो भारत सचिव है ना वो मुख्य हो गया, भारत सचिव हो गया मुख्य। अभी और आएगा, क्या पहले था, क्या पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ, फिर भारत का गवर्नर जनरल होगा, अब आएगा वायसराय। अब क्या आएगा, वायसराय। अब एक नया पद आएगा वायसराय। तो 3 नए पद का गठन आगे हुबे करेगा, काहे बता देते हैं, समझिए। तो 3 नया पद हुआ, एगो मंत्री परिषद, 15 सदस्य मंत्री परिषद, 8 सदस्य हो गया कहाँ से, ब्रिटिश से, 7 हो गया कंपनी से, ठीक ना। मंत्री परिषद, एक सचिव हो गया, एक नया पद हो गया सचिव। अब जो एक पद का नाम चेंज हो, जो भारत का गवर्नर जनरल था, जो भारत का गवर्नर जनरल था वो बन गया वायसराय, वही हो गया वायसराय। तो उस समय, इस समय जो अधिनियम आया था उस समय इस पद पे कौन था, कैनिंग। कौन था, कैनिंग। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन कहलाता है, कैनिंग। बात समझे कि नहीं, किस अधिनियम के तहत, 1858 के अधिनियम के। चलिए भारत के प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण था। चलिए हाँ देखिए 8 नंबर पॉइंट, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। चलिए हो गया। अब आइए 1861 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत शासन अधिनियम। हाँ भारत परिषद, सॉरी 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1873 का भारत परिषद अधिनियम, सॉरी 28 क्या हम बोल रहे हैं,
अच्छा 73 बोल दी, सॉरी 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें दूसरा नंबर पॉइंट पर अथी कीजिए। पहला है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विभागीय प्रणाली प्रारंभ हुआ। तो इस समय गवर्नर जनरल कौन था? केनिंग था। कौन था? केनिंग था, ठीक ना। तो विभागीय प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? केनिंग को। विभागीय प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? केनिंग को। अब समझिए आगे जाकर कन्फ्यूज होइएगा, तो इसीलिए हम यहाँ अस्थिर से बताते हैं, उंगली पे बता रहे हैं। पहला 1861 में पहला काम क्या हुआ? विभागीय प्रणाली स्टार्ट हुआ। विभागीय प्रणाली स्टार्ट हुआ किसके द्वारा? केनिंग के द्वारा। विभागीय प्रणाली स्टार्ट हुआ केनिंग के। दूसरा क्या हुआ? अध्यादेश जारी करने का। जैसे अभी राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है उसका समय कितना रहता है? 6 महीना का रहता है। अनुच्छेद 123 के तहत होता है। तो उसी समय जो वायसराय था अध्यादेश जारी कर सकता था। अध्यादेश जारी करने का मतलब हुआ, जैसे समझ यहाँ क्लास लग रहा है तो हम कोई भी बात आपको बता सकते हैं जो कल से ये नियम है। सपोज क्लास नहीं लग रहा है तो हम व्हाट्सएप में एक लेटर लिखेंगे, बोलेंगे अगला क्लास इस तरह होगा या क्लास बंद होगा, ये हो गया अध्यादेश। बात समझे कि नहीं? समझे? जब संसद का सत्र न चलता हो, ठीक ना, तो उस समय अगर कोई बिल पास करना हो तो राष्ट्रपति वो बिल पास करता है, उसको 6 महीना के अंदर जो है ना संसद की अनुमति लेना पड़ता है। मतलब वो उसका टाइम पीरियड 6 महीना रहता है। चलिए हाँ, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया किसे? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम के। अब देखिए 4 नंबर पॉइंट, गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने का प्रदान किया। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक लाइन में जानिए। विधान परिषद का गठन हुआ किस अधिनियम के तहत? 6 सदस्यीय विधान परिषद का गठन हुआ था 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। 6 सदस्यीय विधान परिषद का गठन हुआ 1853 के चार्टर के तहत। नहीं हुआ था? हाँ, हम 2 बातें बताए थे, प्रतियोगी परीक्षा और 6 सदस्यीय विधान परिषद। अब उसका विस्तार किया गया। अब उसका क्या किया गया? विस्तार। तो ये क्वेश्चन कम चांस है आने का। अब देखिए, लेकिन 5वां जो पॉइंट है वो अधिक इम्पोर्टेंट है। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने का शुरुआत हुआ। यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कानून बनाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कानून बनाएगा उसमें भारतीय को शामिल किया जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कानून बनाएगा उसमें किसको शामिल होगा? किस अधिनियम के तहत? किसके? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक ना। यानी कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय को शामिल किया जाने लगा। कब से? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत, ठीक ना। चलिए याद रखिएगा। 3 व्यक्ति को शामिल किया तो बनारस के राजा, पटियाला का महाराजा और सर दिवाकर राव। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव विधान परिषद में मनोनीत किया गया, ठीक ना। 1862 ईस्वी में। अधिनियम कौन है? 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक ना। और अब आता है 1873 का अधिनियम। ये कोई अधिनियम नहीं है, फिर बोलते हैं ये कोई अधिनियम नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी को इसी समय भंग किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को अब पूरी तरह क्या? देखिए हाँ, 1800 क्या बोलता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय क्या कर सकता है? भंग किया जा सकता है। समझो ये भंग है। जब हो कहेगा बोरिया बिस्तर लेके तुम लोग जाओ। तो कहिया से स्टार्ट हुआ कर्णम? 1813। 33 में हुआ प्रशासनिक काम संभालिए। 58 में अगर प्रशासनिक और व्यापारिक सब समाप्त। अब 1873 में बोला पूरी तरह व्यापारिक समाप्त, ठीक ना। ईस्ट इंडिया को किसी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया? 1 जनवरी 1884। अब कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ याद रखना है ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया था? 1 जनवरी 1884। अब आइए शाही उपाधि अधिनियम। ये भी कोई अधिनियम नहीं है। शाही उपाधि अधिनियम 1876। शाही उपाधि अधिनियम 1876, ठीक ना। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। बस इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना।
केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में छठे सदस्य की नियुक्ति का उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। कौन सा विभाग? लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। और 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषणा। बस एक ही क्वेश्चन पूछता है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया? 1800, डेट याद नहीं रखिएगा कोई दिक्कत नहीं, 1876 ईस्वी में, ठीक ना। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया? इसीलिए इसका नाम रखा शाही उपाधि अधिनियम, ठीक ना। अब आइए 1892 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक ना। ये भी इम्पोर्टेंट है, अति इम्पोर्टेंट है। इसमें एक ही क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरुआत हुआ। अप्रत्यक्ष डायरेक्ट हम लोग वोट नहीं दे सकते, लेकिन इनडायरेक्ट है, तो बोलेगा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली स्टार्ट किस अधिनियम के तहत हुआ? 1892 का भारत शासन अधिनियम। ऐसे आप इसको पढ़िएगा तो लगेगा बहुत टफ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको सिर्फ पढ़िएगा ना तो आपको लगेगा नहीं ठीक है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली स्टार्ट कब से हुआ? 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, यही याद रखिएगा। चलिए, और उसका बाद है बजट पे बहस हुआ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आइए 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक ना। चलिए, पृथक निर्वाचन व्यवस्था स्टार्ट होता है सबसे पहले। यहाँ से एक लाजवाब क्वेश्चन है बिहार पुलिस का, आप प्रीवियस उलट के देखिएगा ना तो बहुत बार पूछा है पृथक, अब बहुत सारे एग्जाम में पूछा है पृथक निर्वाचन प्रणाली का स्टार्ट कब से होता है? तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम से, 1909 का भारत। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली मतलब क्या होता है? मुसलमानों के लिए जो है ना, मुसलमानों के लिए जो मुस्लिम वोट करेगा, मुसलमानों के लिए कौन वोट करेगा? मुस्लिम वोट करेगा, ठीक ना। अब अंबेडकर जी जो है ना आ गए थे दलितों के लिए भी, तो इसीलिए महात्मा गांधी जी और क्या कहते हैं अंबेडकर जी का 1932 में जो है ना पूना समझौता होता है, यही सबको लेके, ठीक ना। यरवदा जेल में था उस समय, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस समय अभी नहीं फंसेंगे, पॉलिटी में है। तो मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था स्टार्ट कब से हुआ? 1909, ठीक ना। और एक और ब्रैकेट में है जो उसको पढ़ लीजिएगा, पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी मिली। पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी मिली। अब इसके बारे में समझिए, विधायिका जो कानून बनाता है, विधायिका मतलब कानून बनाया। देखिए, एक होता है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के कितने अंग हैं? 3 हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जो विधायिका है वो कानून बनाता है, विधायिका क्या करता है? कानून बनाता है। और कार्यपालिका कानून को पालन करवाता है और न्यायपालिका उस पर सजा देता है। बात समझे कि नहीं? चलिए हम आते हैं विधायिका। विधायिका में जो है क्या क्या गया, पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी मिल गया। तो चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली स्टार्ट कब से हुआ? 1892। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली स्टार्ट कब से हुआ? तो चुनाव होने लगा, चुनाव होने लगा। अब बोला जो नियम कानून बनेगा, तो कानून बनाने में जो प्रतिनिधि चुन के आया, जो प्रतिनिधि उसको भी शामिल किया जाए। बात समझे? तो कानून बनाने की प्रक्रिया में निर्वाचित सदस्य कब से लेने लगा? 1909 के भारत परिषद अधिनियम। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा नया ट्रेंड क्वेश्चन आ जाएगा। तो कानून बनाने की प्रक्रिया में निर्वाचित सदस्य को मंजूरी कब से मिला? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। बात समझे कि नहीं? पहले जो भी था ब्रिटिश आदमी वो सब कानून बना देता था जो मन होता था। अब 1919 में क्या किया, जो भारतीय चुनाव जीत के आता है, ठीक ना, तो उसको भी शामिल किया जाए, उसका भी रजामंदी लिया जाए। ये बात अलग है, उसकी संख्या कम है तो उसका बात सुना नहीं जाएगा, लेकिन वो अपना बात तो रख सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट है, दूसरा नंबर पॉइंट, भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में नियुक्ति की गई। भारतीय को भारत सचिव, जो भारत सचिव का एक पद बनाया गया था 1858 में, भारत सचिव का पद बनाया गया था 1858 में, अब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति करने लगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है जो 5 नंबर पॉइंट है, उसमें देखिए इंपॉर्टेंट है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी
परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने। तो क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आता है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। जो कौन सा सदस्य थे? विधि सदस्य। कौन सा सदस्य थे? विधि सदस्य, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन जो नोट में है 2 नंबर पॉइंट, उसको देख लीजिए, नोट 1 भी देख लीजिए। 1909 के में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत का सचिव थे और मिंटो कौन था? वायसराय, इसलिए नाम रहा मार्ले मिंटो अधिनियम। तो मार्ले हो गया भारत सचिव और मिंटो हो गया वायसराय, ठीक ना। 2 नंबर नोट देख लीजिए, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1919 का 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। सबसे कम समय में तो कौन चला था? 1909 का भारत, क्या कि 10 साल के बाद फिर से आ गया था अधिनियम। कोई भी अधिनियम कितने साल के बाद? 20 साल के बाद। ये आ गया कितने साल के बाद? हम पहले बताते चले, ये सब अधिनियम नहीं है, बीच में जो छोटा छोटा वो अधिनियम नहीं था। चलिए अब आते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू कौन हो गया? सचिव हो गया, और चेम्सफोर्ड कौन हो गया? वायसराय, ठीक ना। चलिए यहाँ का जो पहला क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम झक्कास क्वेश्चन है, एकदम पूरी तरह, वो है द्विसदनात्मक व्यवस्था, ठीक ना। केंद्र में देखिए द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना के, एकदम लाजवाब क्वेश्चन, सुपर डुपर हिट। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना के, प्रथम राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा। तो यहाँ से समझ लीजिए, उसको भूल जाइए वहाँ क्या लिखा है लुसेंट, हम जो बोलते हैं उसको सुनिए, ठीक ना। तो द्विसदनात्मक, द्विसदन यानी कि 2 सदन। अभी भी आप जाइएगा पार्लियामेंट में, हमारे संसद में कितने सदन है? 2 सदन। तो वो 2 सदन का जो निर्माण हुआ, लोअर हाउस, अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक ना। बस यहाँ नाम अलग है, यहाँ नाम है राज्य परिषद। जो राज्य परिषद है वो राज्यसभा है, और जो केंद्रीय विधानसभा है वो लोकसभा है। बात समझे? तो लोकसभा और राज्यसभा का जो गठन हुआ वो 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत, 1919 का भारत शासन अधिनियम। ये क्वेश्चन पूछ देगा, द्विसदनात्मक व्यवस्था स्टार्ट कब से हुआ? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक ना। चलिए अब ये सब काम आगे जो हम पढ़ेंगे सिर्फ पढ़ देंगे, कि एग्जाम में आने की संभावना 0.001%, ठीक ना। अगर आ जाएगा तो ऑप्शन से छांट दीजिएगा, ठीक ना। तो राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या कितना है? 60। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60, जिसमें 34 निर्वाचित होंगे। निर्वाचित मतलब उसका चुनाव होगा, और जो बचेगा कितना बचेगा? 60 में से 34 गया, कितना बचा? 26 क्या होगा? मनोनीत होगा। जैसे अभी राष्ट्रपति मनोनीत नहीं कहता है, राष्ट्रपति मनोनीत कहता है, किसी को भी बना देगा, ठीक ना। तो उसी प्रकार उस समय जो 34 निर्वाचित हुआ, तो बजा 26 वो का होगा? मनोनीत होगा। और विधान परिषद का कार्यकाल कितने साल का हो? 5 वर्षों का था। और केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना? केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना? तो 144 में निर्वाचित सदस्य कितना? निर्वाचित हो गया 104, मनोनीत कितना हो गया? 40। और इसका कार्यकाल कितने साल का? 3 वर्षों का, ठीक ना। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का? 3 वर्ष। आइए अगला बजट वाला है, ये सब क्वेश्चन हटा दीजिए। तो अब 2 नंबर पॉइंट देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन। अब देखिए यहाँ से आ जाता है एक, फिर वहाँ था दोहरी शासन व्यवस्था, वहाँ क्या था? दोहरी शासन व्यवस्था। अब यहाँ क्या है? द्वैध शासन। तो द्वैध शासन व्यवस्था, प्रांत, सुनिए ध्यान सुनिए, ये क्वेश्चन बहुत आता है, प्रांत, ध्यान से सुन लीजिए। प्रांत में द्वैध शासन, कहाँ? प्रांत में द्वैध शासन बोलेगा तो 1919 का अधिनियम। प्रांत में द्वैध शासन बोलेगा तो, अब बोलेगा केंद्र में द्वैध शासन 1935 का। बोलेगा दोहरी शासन व्यवस्था 1784, दोहरी शासन बोलेगा 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट। और दोहरी शासन व्यवस्था समाप्त कब से? 1858। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हो गया। और प्रांतों में द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टियस, लियोनस कार्टियस, ये फेमस क्वेश्चन है। और यहाँ जो है ना, द्वैध शासन, आरक्षित और हस्तांतरित, अभी जो 3 को विषय है, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, और सही था आरक्षित, हस्तांतरित, यही सब, ठीक ना। चलिए अब देखिए, अध्यादेश जारी करने का कौन सा अधिनियम? अध्यादेश जारी करने के लिए 1861। अध्यादेश 1861। हाँ, 1891 के समय नहीं किया था।
अध्यादेश देख लीजिए तो तुम भारत पर क्या? हाँ सॉरी, हाँ अध्यादेश, हाँ 1861 अध्यादेश। अब यहाँ हो जाता है महालेखाकार प्रेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? महालेखाकार प्रेक्षक 1919 के अधिनियम के द्वारा महालेखाकार प्रेक्षक की नियुक्ति होता है। महालेखाकार प्रेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? 1919 के हाँ भारत शासन अधिनियम के तहत। और 1926 में ली आयोग की सिफारिश पे 1926 में ली आयोग की सिफारिश पे सिविल सेवा सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ध्यान सुनिए, अभी जो यूपीएससी है लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग यूपीएससी का जो गठन हुआ है किस अधिनियम के तहत? 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम किस आयोग की सिफारिश पे? ली आयोग की सिफारिश पे, ली आयोग की सिफारिश पे, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक ना। चलिए बाकी जो इसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बता दिए, ठीक ना। 1919 तक ही आज रहने देते हैं, ठीक ना। 1935 और 1947 बात बता ही देते हैं। कितना टाइम हुआ है बता देते हैं। 1935 में जो इम्पोर्टेंट है 1935 का भारत शासन अधिनियम, तो इसमें कुल कितने अनुच्छेद? 321 अनुच्छेद। कुल कितना अनुच्छेद है? 321 अनुच्छेद। तो और कितनी अनुसूचियां? 10 अनुसूचियां। तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना होता है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के तहत? 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें कितने ब्रिटिश प्रांत? 11 ब्रिटिश प्रांत। कितने ब्रिटिश प्रांत? 11। और कितने चिफ्स कमिश्नरी? 6। चिफ्स कमिश्नरी कितने? 6, ठीक ना। और ये तो बताइए देते 93 पॉइंट, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया था, बता ही दिए थे। संघीय न्यायालय की व्यवस्था बता ही दिए थे। हाँ 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 प्रांतीय संहिता वो बता ही दिए थे। देखो पढ़ो ना, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को अंत कर एक स्वतंत्र और व्यवसायिक प्रांत में समाप्त हुआ और केंद्र में स्टार्ट हुआ। तो ये बताया था 1919 में दोहरी शासन व्यवस्था कहाँ? 1784 दोहरी शासन द्वैध प्रांत में 19 में, ठीक ना। और फिर 1935 में समाप्त हो गया, केंद्र में स्टार्ट हो गया। बात समझिए, तो वही पॉइंट है, दोनों एक ही पॉइंट है, बस अलग अलग करके बता दिया है। संघीय न्यायालय की स्थापना, जो अभी सुप्रीम कोर्ट है, हम पहले ही बता दिए ये पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुआ था 1935 के भारत शासन अधिनियम, बताए थे ना। और बोलेगा कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय तब 1784, बात समझे। और बोलेगा सिर्फ बोलेगा उच्चतम, संघीय न्यायालय बोले या उच्चतम न्यायालय बोले, बात एक ही है। संघीय न्यायालय को स्थान नहीं बोले, जैसे कलकत्ता हाँ स्थान नहीं बोलेगा तो 1935 मानना, ठीक ना। कलकत्ता बोल देगा तब 1784। हाँ, तो इस उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक ना। तो संघीय न्यायालय का जो स्थापना हुआ, एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश, ठीक ना। और न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को पास, यानी कि अंतिम जो शक्ति था, जो प्रिवी ऑफ काउंसिल था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसके पास था, ठीक ना। फैसला का जो अंतिम अधिकार था, ठीक ना। चलिए, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, ठीक बातें हैं, ब्रिटिश का सरकार है तो सर्वोच्चता किसका होगा? संसद का। भारत परिषद का अंत कर दिया गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ 7 नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। समझो पहले, सांप्रदायिक निर्वाचन कब हुआ? 1909 में। सांप्रदायिक निर्वाचन कब हुआ? 1909। अब फिर यहाँ क्या हुआ? सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। संघीय एवं प्रांतीय विधायकों में विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया। उसका दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर तक किया गया, यानी कि दलित अलग वोट करेगा, महिला अलग वोट करेगा, मजदूर अलग करेगा, यानी कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन था उसका क्या गया? विस्तार किया गया। किसके तहत? 1935 का। तो ये कंट्रोल कब हुआ? वो जो पूना एक्ट हुआ था अम्बेडकर और 1932 में, उसके बाद से ये जो है ना कंट्रोल हो गया है। और यहाँ क्या कहा है? दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया था जो सांप्रदायिक निर्वाचन था, ठीक ना। महिलाओं, दलितों के लिए किया गया था, महिलाओं के लिए तक किया गया था, मजदूर वर्ग तक किया, यानी कि भारत को पूरी तरह बांट दिया गया था। महिला अलग हो गया, मजदूर अलग हो गया, दलित
अलग हो गया, पूरी तरह बांट दिया गया था। वर्मा भारत से अलग हो गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। चलो एक वो पॉइंट है, इसको भी पढ़ाई देते हैं। 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इसमें से भी एक बार क्वेश्चन आया है तो इसको बता देते हैं, जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग को जानना है, ठीक ना। 1947 का भारत परिषद अधिनियम, तो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित हुआ। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित हुआ? 4 जुलाई 1947 को। कब प्रस्तावित हुआ? और पारित कब हुआ? 28 जुलाई को, ठीक ना। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश हुआ और उस पारित कब हुआ? 28 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ। और इसमें कितने धाराएं थे? 20 धाराएं। कितने धाराएं थे? 2 अधिराज्य की स्थापना हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना, ठीक ना। ये तो आप जान में, अब बाकी सब कुछ भी नहीं है, ऐसे है। अब अगले नोट पढ़ लीजिए। सिलहट जिले भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो जनमत संग्रह हुआ था वो पाकिस्तान के पक्ष में दिया था। जो असम का जो सिलहट है, असम में एक जिला है सिलहट, वो जब बंटवारा हुआ था, वो जो वोटिंग किया था किसके पक्ष में? पाकिस्तान के पक्ष में। बस इतना क्या याद रखना, असम का सिलहट जो वोट दिया था किसके पक्ष में? पाकिस्तान के पक्ष में। चलिए ये हो गया फर्स्ट चैप्टर। जो भी इसमें आने वाला क्वेश्चन है वो सब बता दिए जो आता है अभी तक के एग्जाम में, ठीक ना, ठीक ना। चलते हैं, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अब आप लोग चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग वीडियो को प्यार दीजिएगा, फिर मिलेंगे कल।